शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएंगे। লড়াই চলবে, লড়াই চলছে। জনতা পার্টি দেশের অভিশাপ। ममता की आस लेके जी रहा था, लेकिन 10 साल उसे निर्ममता मिली, निर्ममता मिली। प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। एक तरफ बंगाल में सियासी जंग और दूसरी तरफ दिल्ली में कृषि कानून पर महाभारत। दोनों ही जंग जबरदस्त हैं। इस जंग में ना किसी की जीत दिखाई दे रही है, ना किसी की हार, बस है तो सिर्फ इंतजार कि कौन किसका सियासी आर पार करेगा, किसके रथ पर प्रहार करेगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे बेहद खास शो अड़ी में आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक महाभारत में आज पाकिस्तान की एंट्री हो ही गई। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता दीदी से पूछ लिया कि बताइए कहां लगाए जाएं जय श्री राम के नारे। शाह ने घुसपैठ से लेकर कार्यकर्ताओं की हत्या तक पर ममता की घेरेबंदी की। वहीं संसद में आज राहुल गांधी ने कृषि कानून के जरिए मोदी सरकार पर जमकर सियासी वार किए। एक के बाद एक कई अटैक हुए। हम आज बंगाल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए राहुल गांधी का सरकार पर आरोप। लोकसभा में राहुल गांधी का बहुत बड़ा बयान। राहुल ने कहा देश को सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, देश में हम 2 हमारे 2 की सरकार चल रही है, कहा राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री के ऑप्शंस पर भी प्रहार किए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये विकल्प है जो कानून दिया गया है लोगों को, कृषि कानून, और इधर राहुल गांधी ने कहा विकल्प तो सिर्फ भूख, बेरोजगारी या आत्महत्या का दिया गया है। पहले उन्होंने हम 2 हमारे 2 मतलब इशारा उनका उद्योगपतियों की तरफ और सरकार के 2 महत्वपूर्ण स्तंभों की तरफ था, और उसके बाद उन्होंने कहा विकल्प तो जो दिए गए हैं वो भूख, बेरोजगारी और आत्महत्या के हैं। क्यूट से चेहरे थे, सुंदर सुंदर चेहरे, मोटे मोटे चेहरे, हम 2 हमारे 2। खैर, इससे होगा क्या? जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी, और सिर्फ 2 लोग, हम 2 और हमारे 2 इस देश को चलाएंगे। हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा, और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा। क्यूट से चेहरे थे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ हम इस चर्चा में ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसने क्या कहा जो जायज था और किसने क्या कहा जो नाजायज। अलका लांबा प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, चर्चा में शामिल हैं। अवनिजेश अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक हैं, चर्चा में शामिल रहेंगे। सुपर्णो मोइत्रा प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के हमारे साथ आज फिर हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी अध्यक्ष हैं MPCI के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। और कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन सबसे पहले मैं अलका लांबा से शुरुआत करना चाहता हूं। कौन है ये हम 2 हमारे 2? देखिए दिनेश, ये सब जानते हैं, ये 4 लोग जो हैं 2 और उनके 2 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और उनके 2 अदानी और अंबानी, सारी चीजें जो हैं वो गरीब किसान मजदूर की जेबों से निकाल के, छोटे व्यापारियों की जेबों से निकाल के इनकी जेब में डाल दी है। मैं आपको बताऊं क्यों भूख बोला गया। 80 करोड़ लोगों को, हम नहीं, सरकार का दावा है कि तालेबंदी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ना दे तो क्या होगा? भुखमरी की कगार पर आकर खड़े हो जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा बेरोजगारी का मामला। आपको पता है तालेबंदी में 14 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। नई नौकरियों का वायदा था हर साल 2 करोड़, वो तो दे नहीं पाए। जिनके काम धंधे थे वो बंद हो गए। आत्महत्या की अगर बात करेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आंकड़ा बताता है कि पिछले 7 सालों में 70,000
किसान और खेती से जुड़े मजदूरों ने आत्महत्याएं की हैं। तो तथ्यों पर राहुल गांधी जी ने बात की है, सरकार की कमजोर नब्ज पे हाथ रखा है, इसलिए ये हो हल्ला हुआ है। एक बड़ी मछली छोटी छोटी मछलियों को खा रही है लगातार, छोटा व्यापारी हो, मजदूर हो, किसान हो, उन्हें सब खा रही है। और इसी के ऊपर जब राहुल जी बोलना आज शुरू हुए तो किस तरह से एक बौखलाहट थी। आपने देखा उनको पूरी तरह आवाज दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंच गई है। अलका जी, आज हमारी लेकिन कल अर्थव्यवस्था, जब सरकार की तरफ से बातें कही जा रही थी तो कांग्रेस ने भी वॉकआउट स्टेज किया था। ये तो कुल मिलाकर यही है ना कि आप जो कहेंगे वो हमको नापसंद है, आप चाहे जो कहें, और जो हमारी तरफ से कहा जाएगा उधर से रिएक्शन ये देखने को मिलेगा। क्या ये परिपाटी है? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ ये बात कही गई कि जो कहा है राहुल ने संसद में वो यूं ही नहीं कह दिया गया, और वो किसी विद्वेष की वजह से नहीं है, कोई सियासी विद्वेष नहीं है उसके पीछे, तथ्यों और तर्कों के साथ बात कही गई है। देखिए, राहुल गांधी ने आज तक तथ्यों और तर्कों वाली बात नहीं की। राहुल गांधी लगातार सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करके स्वयं को झूठा सिद्ध करने वाले इस देश के एकमेव राजनेता हैं। वो आज भी जब वो हम दो हमारे दो की बात करते हैं, दिनेश जी आप तो बहुत पुराने पत्रकार हैं, आप कृपा करके बता दीजिए ना, 1980 में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई थी तो इंदिरा गांधी की सरकार आने की खुशी में दावत किसने दी थी? ये उसी जिन एक पर इशारा कर रहे हैं उनके पिताश्री थे, और इंदिरा गांधी राहुल गांधी की दादी थी। तब तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना भरी हुई थी 1980 का, आपको तो याद ही होगा। अब जिनकी बात दूसरे की करते हैं उस पर भी सुन लीजिए। मुंद्रा पोर्ट जो है प्राइवेट पोर्ट, किसके कार्यकाल में दिया गया भाई अडानी को? जरा वो भी बता दें। तो आप जो है प्राइवेट सेक्टर के विरोध में जाते जाते आपको विदेश, जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो हैं भारत के उद्यमियों को, भारत के उद्योगपतियों को दबाकर अंग्रेजों को ही सारा कुछ देना चाहते थे। तो जिनकी इच्छा इटली को जो है समृद्ध करने की रही, जिनकी इच्छा स्विस बैंक को भरने की रही, उनको प्राइवेट 70,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। अलका जी ने यह भी कहा। अब दूसरी बात तत्थों और तर्कों की बात करते हैं। छोटे व्यापारी और किसानों ने 70,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये भी सवाल पूछ रहा हूं अलका जी, आप सुन लें फिर आपके पास आऊंगा, इंतजार कीजिए। ये आंकड़े कहां से नहीं, ये आंकड़े, गृह मंत्रालय की आंकड़ों की क्या विश्वसनीयता में नहीं जानता, लेकिन 2004 से 2014 में किसानों की आत्महत्याएं कितनी है, जरा वो भी कृपा करके। अब बीच में बोलने का कोई कारण नहीं ना, मैं इनको सुन रहा हूं। उन्होंने सोर्स बताया, आपने पूछा कहां के आंकड़े हैं, उन्होंने सोर्स बताया, वो बीच में नहीं बोल रही है। अलका जी इंतजार कीजिए प्लीज। वो प्रेम जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं ठीक, नहीं ठीक है। 2000 नहीं, कृपा करके 2004 से 2014 में, और भारत में किसानों ने आत्महत्या शुरू कब की जी, वो भी पता लगा लीजिए ना। 1993 के पहले भारत में किसान आत्महत्या नहीं करते थे। ये कांग्रेस के कुशासन का ही कार्यकाल है। आपने दोनों बातें कह दी प्रेम जी, इसको आगे बढ़ाता हूं। बाकी मेहमानों के पास भी ये पहला दौर चर्चा का पूरा करते हैं कि आत्महत्याओं की बात। ठीक है, 2014 से 2020 आपके ध्यान में आ जाएगा कि किसानों की आत्महत्याओं का मामला कांग्रेस के कार्यकाल में ज्यादा होता है। प्रेम जी, ज्यादा शर्मनाक ढंग से करते हैं। ठीक है प्रेम जी, आपने ये कहा कि इसके पहले के आंकड़ों को देख लिया जाए, तो क्या इस तरह के आंकड़ों के कंपैरिजन से हमेशा कोई जो मौजूदा सरकार रहेगी वो खुद को जस्टिफाई करेगी क्या? ये मैं जानने के लिए आपके पास आऊंगा। लेकिन अलका जी आपके पास ये भी जानने के लिए आऊंगा कि जिन उद्योगपतियों को अपने समय में वेल्थ क्रिएटर कांग्रेस की सरकार ने भी माना और उनके साथ हाथ मिलाकर चली, आज वही उद्योगपति वो हम दो हमारे दो की श्रेणी में क्यों आने लगे हैं? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले तस्लीम रहमानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर तस्लीम रहमानी, इस सब के बीच में संसद में जो कुछ आप देख रहे हैं, बंगाल में जो कुछ आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर जो सियासी परिदृश्य है, उसको आप नटशेल में कैसा पाते हैं? भारत के लिए प्रगतिवादी है? नहीं, प्रगतिवादी होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और राहुल गांधी तो हमेशा बहुत ही एहतियात से, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा एहतियात और नादिमाना अंदाज से बोलते हैं। मैं तो ये कहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने अहमदाबाद में ही खड़े होकर कहा था कि देश को 2 गुजराती बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे, और ये चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। कहाँ से नहीं दिख रहा है? आप कौन सी चीज़ है भारत के पब्लिक सेक्टर की जो 2 गुजरातियों के नाम नहीं जा रही है? श्रीलंका में क्या हुआ? जितना पोर्ट का एग्रीमेंट था सिर्फ इसलिए कि गुजराती के नाम जा रहा था। जापान, इंडिया और श्रीलंका के एग्रीमेंट में आखिरकार श्रीलंका ने उसको विड्रॉ कर लिया। किसका नुकसान हुआ?
जो प्रॉफिट आता देश को आना था और देश से वो एक खास डॉक्टर रहमानी, ये तो गलत बात है। जिसमें आपको चीन को गाली देना चाहिए उसमें भी आप अपनी देश की सरकार को बोल रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, अगर ये डिसइन्वेस्टमेंट आपको लगता है, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर अगर आपको, मेरी बात तो सुन लीजिए, आप दोनों का जवाब इकट्ठे दे दीजिएगा। डिसइन्वेस्टमेंट कहां तक जायज है और कहां वो देश बेच देने जैसा है, ये भी बता दीजिए। देश अलग चीज है, सरकार अलग चीज है। सरकार को हमें इख्तलाफ करने का पूरा हक है। हम देश, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम तो कह ही ये रहे हैं कि देश को नुकसान हुआ सरकार की वजह से, यही तो कह रहे हैं। तो आप इसको कैसे अनजस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं रहमानी साहब, अगर आप पर्सपेक्टिव गलत ले रहे हैं। मैं बताऊं आपको कैसे ले रहे हैं, वो सुन लीजिए। आप सुन नहीं रहे हैं ना, पड़ेगी, आप बोलते चले जा रहे हैं। और वो चीन के, अगर श्रीलंका एक दिए हुए ठेके को कैंसिल करे चीन के दबाव में, तो उसमें देश की गलती हो जाती है। चीन का दबाव नहीं जनाब, चीन का दबाव नहीं था वो। चीन का दबाव जहां है वहां पर तो हम एक लफ्ज बोले नहीं है। चीन का दबाव तो म्यांमार पर है, जहां से हमारे यहाँ पर नहीं है की कम से कम 5 स्टेट। अब मैं जरा बंगाल की तरफ ही इस चर्चा को ले जाना चाहता हूं। इस पर तो चर्चा होगी ही जो संसद में हुआ, लेकिन बंगाल को भी जरा देख लें वहां आज क्या हुआ राहुल गांधी पर। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि क्या हुआ इधर। जब उन्होंने बात अपनी कही तो मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार देखने को मिला। राहुल के हम दो हमारे दो का मतलब सबको पता है, पप्पू जी, मम्मी जी, जीजा जी और दीदी जी। मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पप्पू जी की कुंद बुद्धि है या कुंदे का टाल, ये तो वो खुद ही बता पाएंगे। लेकिन ये हम दो हमारे दो जो कह रहे थे उनको समझ में आ रहा था कि पप्पू जी, मम्मी जी, जीजा जी, जीजी जी, यही इनके हम दो हमारे दो। जहाँ तक सवाल है कि जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, जो देश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, उस पर आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू पप्पू जी अगर इस तरह का गैर जिम्मेदारानी व्यवहार करेंगे तो वो खुद ही हंसी का पात्र बनेंगे और हंसी का पात्र बन रहे हैं। अलका जी, ये है तर्जुबानी हम दो हमारे दो की, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, भूल जाते हैं किस पद पे बैठे, कहाँ खड़े हुए, क्या बात कर रहे हैं। आंदोलन जीवी, परजीवी या गंभीरता थी, संवेदनशीलता थी। ऐसे समय पर 200 किसान जब अपनी शहादत दे दी, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, श्रद्धांजलि नहीं दी। आज राहुल गांधी जी ने 2 मिनट का मौन करवा दिया उन्हीं भाजपाई नेताओं से जो अभी तक इससे जो है मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे किसान शहादत दे रहे दिल्ली की दहलीज पर बैठे। तो इनसे सीखने की जरूरत नहीं है, ये व्यक्तिगत हो जाते हैं। जब इनकी नब्ज दबा दी जाए ना, इनके पूंजीपति मित्रों के बारे में बोला गया, सबको पता अदानी अंबानी के बारे में बोला गया, इनको देखिए कितना कष्ट हो गया कि राहुल गांधी जी के परिवार पर आ गए हैं, है ना, कि मम्मी, दीदी, भाई, जीजा। लेकिन जो पूंजीपति देश को खा रहे हैं, जिनको आप खिला रहे हैं, आपने कहा जो कांग्रेस की टाइम थी इन्होंने दावत दी थी, हमें वो दावत देते थे, आप तो इन्हें दावतें दे देकर देश का सारा जो है इनको खिलाने पर लगे हुए हैं। सारी तिजोरियां खाली, बीच में मत बोलिए, सारी तिजोरियां खाली कर रहे हैं। आ रहा हूं प्रेम जी, आप इकट्ठे जवाब दे लीजिएगा। दोनों में आप इकट्ठे जवाब देने दीजिए। में, दावत लेने में फर्क है। ये सारा एलआईसी बेच दी, ये एक टाइम पर नहीं, उन्होंने आपको ये बताया था कि सोर्स क्या है आंकड़ों का। प्रेम जी, आ रहा हूं, फिर दोनों को नहीं सुन पाएंगे लोग ना, एक एक करके बोलेंगे तो दोनों को सुन पाएंगे। आ रहा हूं प्रेम जी आपके पास। दिनेश जी, जिम्मेदारी से दोहरा रही हूँ, आपके चैनल पे आपसे भी निवेदन करूंगी, वेरीफाई करिएगा। पिछले 7 साल में 70,000 किसान खेती से जुड़े नहीं, अभी वो तो मैंने बोल ही दिया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कौन वेल्थ क्रिएटर कब होगा और कौन कब कैपिटलिस्ट हो जाएगा, और उसके साथ सरकार अगर कुछ भी कदम आगे बढ़ाती है तो क्रोनी कैपिटलिज्म हो जाएगा, ये कैसे तय होगा अलका जी? निजीकरण के खिलाफ नहीं, पर बैलेंस तो करेंगे। यहाँ तो सारा कुछ निचोड़कर खेती मजदूरों के जेब से निकाल के, छोटे व्यापारियों की जेब से निकाल के पूंजीपतियों की जेब भरी जा रही है। हमारे टाइम पर ऐसा नहीं निजीकरण के खिलाफ तो अदानी प्रेम जी सिर्फ 60 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि अब मेरे को दूसरे चर्चा के दूसरे पड़ाव पर चलना है। अलका जी प्लीज रुकिए। प्रेम जी, पर्सनल हो गए लोग भारतीय जनता पार्टी के। देखिए लोगों के जेब में कैसे डाला जाता है, नहीं सुन लीजिए किस तरह से डाला जाता है जेब में। जीजा जी को किस तरह से लाइसेंस इश्यू करके लैंड चेंज करके लाइसेंस इश्यू करके हरियाणा में किस तरह से जीजा जी को कमाया जा रहा था, वो क्रोनी कैपिटलिज्म है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार जीजा जी को हजारों एकड़ जमीन किस तरह से दे रही थी, वो क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है जी। रिश्वत जीजा जी के जेब को भरने के लिए, जीजा जी को अरबोपति करने के लिए, सड़कपति जीजा जी को अरबोपति बनाने के लिए
जिस और तरह से किसने कानूनों का क्रोनी परिवर्तन किया कैपिटलिज्म जाता को है, बढ़ावा दिया है? उसको संसद से लंगोटा लेकर यहाँ प्रलोभित डिबेट मोदी तक में बात हमारे कहते हैं। दर्शकों ने सुना। प्रेम जी अब आगे बढ़ते हैं। अलका जी अगला पड़ाव चर्चा का, और मेरे साथ अवनीजेश जी जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था वो जुड़ चुके हैं चर्चा में, उनका भी स्वागत है। ममता के गढ़ में जय श्री राम के नारे लगे। अमित शाह ने ममता बनर्जी से सवाल पूछे कि क्या बंगाल के अंदर जय श्री राम कहना गुनाह है, तो क्या पाकिस्तान में बोले जय श्री राम? चुनाव खत्म होते दीदी भी बोलने लगेंगी जय श्री राम, कहा अमित शाह ने। कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते हुए ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। ये सुपर्णो मोइत्रा जी, अब ये ऐसा मुद्दा दे दिया गया है जय श्री राम पर, यह दिखाकर कि तुनका जा सकता है, नाराज हुआ जा सकता है, जिसको हर जगह पर, और ये खुद बोला है भारतीय जनता पार्टी ने कि हमने नहीं कही ये बात, ये दिया है हमको मुद्दा ममता बनर्जी ने थाली में लाकर। जी कहिए, सुन रहा हूं मैं आपको। अपना वहां का वॉल्यूम आप धीमा कर लेंगे तो हम रियल टाइम बात कर पाएंगे। दिनेश जी, माननीय श्री अमित शाह जी बंगाल आए और भी बहुत सारे कार्यकर्ता हिंदुस्तान और भारतवर्ष की कई अलग अलग जगह से यहाँ पे बंगाल आए हैं। उनका एक ही काम है, कैसे करके भारतीय जनता पार्टी को वो इस चुनाव में वो जिता पाए, ये उनका काम है, वो कर रहे हैं। बहरहाल तो मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि कोविड के दौरान और कोविड के पश्चात अगर किसी राज्य में जाके वो पर्यटन में वो अगर मदद करते हैं तो हम कैसे ऐसे अनग्रेटफुल रहे, उनको शुक्रिया अदा करना हमारा पहला फर्ज बनता है। तो मैं उनको पहली बार उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से बिल्कुल दिवालिया है। उनका बस 3 मुद्दा है, एक है धार्मिक ध्रुवीकरण, दूसरा है ये जो भारतवर्ष का जो बहुलतावादी जो 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 माहौल है उस पे कैसे वार किया जाए, और निजीकरण। हम लोग निजीकरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन हर सब कुछ बेच के निजीकरण करना बिना कुछ सोचे समझे और किसी कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए जो निजीकरण किया जा रहा है उसके हम लोग सब विरोध कर रहे हैं। अब आया जय श्री राम के बारे में बात। 130 करोड़ भारतवासी के दिल में राम जी बसते हैं, लेकिन ये दुख की बात है जब किसी राजनीतिक दल कोई चुनाव जीतने हेतु श्री राम जी को एक औजार की हैसियत से उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे बेहद दुखद और शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। दिनेश, ठीक है, आपने ये कहा कि ये जय श्री राम के जरिए इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, इस नारे को, जो एक पवित्र नाम का नारा है, जो 130 करोड़ देशवासियों के दिल का हवाला आपने दिया। अब निजेश जी से जरा ये बात मैं समझना चाहूंगा और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। प्रेम जी, ये समझने के लिए असल में जो इन्होंने कहा है वो ये कहा है कि आप पोलराइजेशन के लिए जिम्मेदार हैं, आप प्लूरिज्म को डिस्टर्ब करने के लिए जिम्मेदार हैं, और आप प्राइवेटाइजेशन पर यकीन रखते हैं। इसका जवाब आपसे लूंगा, लेकिन पहले अब निजेश जी, टूल के तौर पर राम के नाम का इस्तेमाल। दिनेश जी, 130 करोड़ लोगों के मन में बसते हैं श्री राम, तो ये नारा सिर्फ बीजेपी का कैसे हो गया? ये तो 130 करोड़ जनता का है ये नारा। क्यों कोई चिढ़ता है जय श्री राम के नाम से? क्यों किसी को? आज मैं सुबह देख रहा था, वो जो कि चैनल पे ही खबर थी, तो इसलिए ऑथेंटिसिटी मुझे लगती है कि किसी को जय श्री राम का अगर किसी ने साफा पहना हुआ था तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा था। चमड़ी उधेड़ लूंगी मैं, बोलूंगी नहीं मंच पर मैं जय श्री राम का नारा लगाने पे। 130 करोड़ लोगों के मन में बसते हैं और उसको तुम टूल मानते हो, हथियार मानते हो। 130 करोड़ लोगों के हृदय में बसने वाले श्री राम की जयकारा लगाना, आप उसको सिर्फ हथियार कहते हो एक पार्टी का? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और सच बात है, ये तमाम लोग हैं, ये तमाम पार्टियां हैं जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने के खिलाफ थी। कभी वकील के, कभी अदालत से, कभी दलील, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। लेकिन ये तो भारत की न्याय व्यवस्था में इस देश की जनता का विश्वास है, देश के उच्चतम न्यायालय में
निर्णय आने के बाद भी लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की, वो अलग अलग पार्टियों में एक्टिव भी हैं खूब अच्छी तरीके से, किसी भी तरीके से ना बन पाए, कभी 2019 के चुनाव से ना बन पाए, कभी अभी ना बन पाए, और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कोई देश की जनता जिससे 1 रुपया मांगते हैं वो 10 रुपए देती है, तब भी चंदे पर है। इसलिए इस देश की जनता ने जहां पहुंचाया है इन लोगों को, अभी भी समझ में नहीं आ रहा ठीक है कि देश की जनता अगर 130 करोड़ हृदय में राम अगर सबसे संबद्ध हैं तो उनका नाम लिया जाना, उनके संदर्भ में कोई बात कहा जाना सिर्फ एक पॉलिटिकल वॉर क्राई कैसे हो सकता है, ये बात आपने कही। और दूसरी बात ये भी कही कि ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर भी बने, कभी वकील कभी दलील, ये इंश्योर कर रहे थे कि ऐसा ना होने पाए। इस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन बंगाल जाकर अमित शाह का बहुत बड़ा वादा, बीजेपी की सरकार आएगी तो गुंडे जेल जाएंगे। 130 कार्यकर्ताओं के हत्यारे अब तक नहीं पकड़े गए हैं, तृणमूल के गुंडों को चुन चुनकर जेल भेजा जाएगा, कहा अमित शाह ने। कोई माई का लाल चुनाव प्रभावित नहीं कर सकता, यह भी दावा किया। हमारे 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या ये तृणमूल के गुंडों ने की। एक को भी पकड़ते नहीं है, एक को भी सजा नहीं होगी ऐसा वो मानते हैं। अरे ममता दीदी, मैं राजवंशों की वीर भूमि पर बैठकर कहने वाला हूं, हमारी सरकार आने वाली है, हत्या जिन्होंने करी है इसको चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे जा रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी दमखम के साथ चुनाव के मैदान में है। किसी माय के लाल की हिम्मत नहीं है कि चुनाव को प्रभावित करे। हमें कहती थी, मुझे याद है जब मैंने 2017 में कहा कि हम 20 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, उन्होंने कहा बड़ा अंडा आएगा, अंडा। मगर भारतीय जनता पार्टी को आप सबने 18 सीटें दी दी। हमारा राजू 20 और प्रामाणिक यहां पर बैठे, बहन देवश्री बैठी। मित्रों, आज मैं आपको कहने आया, जो ममता दीदी अंडे की बात करती थी, वो अपनी खुद की सीट ढूंढने में गई कि यहां से लड़ू या वहां लड़ू, वहां से लड़ू या यहां से लड़ू, एक जगह से लड़ू या 2 जगह से लड़ू। लेकिन फिर भी चुनाव आयोग से शिकायत तो की गई थी ना कि चुनाव प्रभावित करने की कोशिशें हो सकती हैं, यहाँ की सरकार ऐसा प्रयास कर सकती है, क्योंकि पुलिस को वो एक तरीके से अपने काडर के तौर पर इस्तेमाल करती है। प्रेम शुक्ला जी। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी और ये पूरा विश्वास है कि निर्वाचन आयोग वहां पर निष्पक्ष चुनाव करने के लिए केंद्रीय आरक्षी बलों की वहां सेवा लेगा, और उसके कारण ही जो है चुनाव को स्थानीय तौर पर ना गुंडे और ना जिस पुलिस का, प्रशासन का राजनीतिकरण के आगे बढ़कर आपराधिकरण किया गया है, उस आपराधिकरण किए गए तंत्र द्वारा चुनाव प्रभावित नहीं हो सकेंगे। यही संकेत आदरणीय गृह मंत्री जी दे रहे हैं, और आदरणीय गृह मंत्री जी का दायित्व भी है कि निर्वाचन आयोग कल जब जो है गृह मंत्रालय से आवश्यक बल मांगेगा तो उस आवश्यक बल को उपलब्ध कराना यह गृह मंत्रालय का समन्वय का दायित्व होगा। तो आदरणीय गृह मंत्री जी बात कर रहे हैं, इससे मुझे नहीं लगता कि आदरणीय गृह मंत्री जी की किसी बात में किसी के मन में कोई, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमने शिकायत कर दी है, अब जो आवश्यक है वो चुनाव आयोग कर रहा है, और अब किसी तरीके से चुनाव प्रभावित नहीं हो सकते। अलका लांबा जी, लेकिन इसका मतलब यह है, उन्होंने कहा कि अंडा कहा जा रहा था जब हमने दावा किया था और हम लेकर आए सीटें, इस बार 200 पार की बातें की जा रही हैं, अब बाकी 94 बाकियों में बढ़ जाएंगी। ये अमित शाह जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में भी है, जो बलात्कारियों को बचाते हैं, उनके समर्थन में खड़े होते हैं, वो बंगाल में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आईना देखिए। दूसरी बात, ये मैं हिंदू हूँ, श्री राम हमारे हृदय में बसे हैं, हमें श्री राम भगवान के नारे में किसी से कोई आपत्ति नहीं, पर उसका राजनीतिकरण करके वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमें आपत्ति है। अल्लाहू अकबर कोई बोले वो आतंकी हो गया, है ना, बोले सोनिहाल जो बोले वो खालिस्तानी हो गया, और जय श्री राम राजनीतिक वोटों के लिए इस्तेमाल करें, हम आपत्ति ना करें। दूसरों के धर्म को राम भगवान का नारा, जय श्री राम के नारे लगा के नीचे दिखाया जाए, अपमानित किया जाए, यह राम राज में नहीं हुआ। और ना भगवान श्री राम चाहेंगे कि मेरे नारे लगा अलका जी, वैसे एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ISIS के झंडे में अगर अल्लाहू अकबर लिखा जाएगा और उस पे लोग आपत्ति करेंगे तो नहीं, और जो बोले सो निहाल के, वो किसने कह दिया कि ये खालिस्तानी है? जो बोले सो निहाल करने वाला कौन है खालिस्तानी? ऐसा कर रहे हैं, पूरा जो किसानों का आंदोलन है उसे जो है खालिस्तानी, वो जो चिन्ह है ना, वो खालसा का चिन्ह है। लेकिन क्या उनके नहीं, क्या हम ये कंपेयर करेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगर जो
जो लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी है, सत्तारूढ़ है केंद्र में, अगर वो जय श्री राम कहती है, जो हर एक यहाँ के भारतवासी से जुड़ा हुआ नाम है, तो क्या वो गलत काम है? वोटों के लिए राजनीतिक मंच से करेंगे, वोटों के लिए करेंगे, नीचा दिखाने के लिए करेंगे, तो नहीं करने देंगे। चलिए, है ना, भगवान श्री राम वोटों के लिए और राजनीतिक मंच से नहीं होना चाहिए। अवनीजेश जी, मंदिर में घंटियां बजाएंगे। आइए आइए, जवाब लेकर आगे चलते हैं। रहमानी साहब के पास भी चलना है इसके बाद। अवनीजेश जी। दिनेश जी, ये वो पार्टी है जिसमें जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो 3 दिन के अंदर 3,500 सिखों को टायर डालकर जला दिया गया और एक आदमी पुलिस की गोली से घायल तक नहीं हुआ। वो भी सत श्री अकाल के नारे लगा रहे थे, जो बोले सो निहाल के नारे लगा रहे थे। वो एक आदमी तक घायल तक नहीं हुआ, पकड़ा नहीं गया 34 सालों में। इस मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे, इस सरकार के आने के बाद एक आदमी जेल गया है, सज्जन कुमार जी, और जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको बचाने में पूरी तरीके से राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल किया गया। ये वो सब पार्टी है। राजीव गांधी की हत्या हुई तो दिल्ली में जितने तमिलियन थे वो अंदर घर में घुस गए कि पता नहीं हमारा क्या होगा। ये वो पार्टी है, हिंसा की पार्टी है। हमें ना समझाए। अलका जी, अभी आप बोल रही है ना, आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि जब आप बोलती हैं मैं बाकियों को म्यूट रखता हूं। और अभी जब अवनीजेश जी कह रहे हैं तो आप जो कह रही हैं वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए थोड़ा देर इंतजार कीजिए, आपके पास में लौटेंगे। अवनीजेश जी, उनका कहना यह था कि राम के नाम का पॉलिटिकल इस्तेमाल करके वोट लेने की कोशिश हो रही है, जिस पर ऐतराज है। ये इस पर जवाब चाहिए। मैं पॉलिटिकल राजनीतिक इस्तेमाल किसने किया है? जो चिढ़ता है, जो चिढ़ रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है, वरना तो 130 करोड़ लोगों कहते हैं जय श्री राम। चलिए, इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल इस पर तस्लीम रहमानी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। तस्लीम रहमानी, हमको मैं बोलने नहीं आता हूं। अवनीजेश जी, आपके पास। देखिए दिनेश जी, 1995 में जस्टिस वर्मा से एक जजमेंट दिया था कि हिंदू इज नॉट अ धर्म, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उठा के और जय श्री राम का नारा लगाता है। मैं कहना चाहता हूं सीधे ममता बनर्जी साहिबा से, वो परेशान होने के बजाय हम लोग बचपन से सुनते आए हैं जय सिया राम। हम लोग रामलीला के दौरान भी और दशहरे पे सब सुनते थे जय सिया राम, वो भी लगाए जय सिया राम, वो भी लगाए जय दुर्गा माता। अगर हिंदू धर्म नहीं है, अब तो आके आरएसएस के चीफ कहने लगे कि हिंदू धर्म है। जस्टिस वर्मा कहते थे हिंदू धर्म नहीं है, वे ऑफ लाइफ है, लेकिन दोबारा से हिंदू को धर्म मान के कहा जा रहा है। तो शायद कोर्ट में भी कोई जाके कहते कि अगर वो धर्म है तो फिर धार्मिक नारे इलेक्शन में नहीं लगाए जा सकते। लेकिन अगर वो धर्म नहीं है तो ममता बनर्जी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो जय श्री राम लगा रहे, वो जय सिया राम लगाए, जय दुर्गा माता लगाए, क्या प्रॉब्लम है अगर हिंदू धर्म नहीं है? तो अगर राजनीति में धर्म को ही इस्तेमाल करना है तो ममता बनर्जी लोहे को लोहे की तरह काट डाले, क्या प्रॉब्लम है? और एक बात आखिरी में और कहना चाहता हूं 10 सेकंड में दिनेश जी, कि चुनाव 5 स्टेट में हो रहा है, अकेले बंगाल में नहीं हो रहा है। आप असम को क्यों नहीं दिखाते हैं? आप केरल को और तमिलनाडु को क्यों नहीं दिखा रहे? ऐसा लगता है कि पूरे के पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेनर्स हैं और उनके जो आईटी के चीफ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तमाम मीडिया मुल्क का, वो सिर्फ बंगाल में बीजेपी के प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को ही सारा दिन दिखाता रहता है। हो गए सर, 10 सेकंड हो गए। कैंपेन है क्या? कांग्रेस वहां पर सीपीएम नहीं कर रही है? 10 सेकंड हो गए सर। तृणमूल कांग्रेस कैंपेन नहीं कर रहा, आप सिर्फ एक ही चीज को दिखा सर। 10 सेकंड हो गए क्या? राहुल का तमिलनाडु दौरा भी हमने दिखाया। अब इसके बारे में अब क्या है, मैं यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करने के लिए आपको जवाब देने लगूं और अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के लिए आपसे पूछने लगूं तो ठीक नहीं रहेगा, आपको भी शोभा नहीं देगा सर। तो मेरा काम मुझको करने दीजिए। अमित शाह की ममता बनर्जी को सीधी चुनौती। बंगाल में ममता दीदी नहीं जीत सकती, कहा अमित शाह ने। बंगाल की जनता परिवर्तन करके ही मानेगी, कहा अमित शाह ने। दंगा प्रमुख की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रमुख लड़ेंगे। ममता दीदी, ये बंगाल का चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। आपके दंगा प्रमुख गुंडों के सामने मेरी भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रमुख लड़ाई लड़ने वाला है, बूथ का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने वाला। सुपर्णो मोइत्रा जी, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वहां पॉलिटिकल वायलेंस है। पॉलिटिकल वायलेंस है तो उसमें एक दूसरे पर आक्षेप लगाए जा सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी वहां पर उसकी है जो सरकार चला रहा है दल, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर उसी का मसला है।
और ये बात सीधे कही जा रही है कि आप करिए हिंसा, हमारा बूथ प्रमुख जवाब देगा। लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे? दिनेश जी, मैं समझता था श्री अमित शाह जी एक बहुत ही ऊंचे कद के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हैं और उनके मुंह से ये बेबुनियाद बातें सिर्फ अपने राजनीतिक चीज को आगे बढ़ाने के लिए कहना, और वो देश के गृह मंत्री भी है, उनको शोभा नहीं देता। उनके पास आंकड़े होना चाहिए, अगर उनके पास है तो वो जरूर उस पर जांच करवाए, क्योंकि जहां तक हमें पता है दिनेश जी, राज्य सरकार हर चीज का जांच करता है और उस पर कार्रवाई भी होती है। तो ऐसी बातें करना सही नहीं है। और वो उल्टे सीधे बात नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि ये किसी से छिपा हुआ है कि वहां पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है? ये किसी से छिपा हुआ है कि वहां बीजेपी कार्यकर्ता निशाना बने हैं, बड़ी तादाद में बने हैं? फिर आप वो क्या कह रहे हैं इस पे ना जाके आप तथ्यात्मक जवाब दीजिए ना। सब्सटेंस तो इस बात में है कि क्यों हो रहा है ऐसा और उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? दिनेश जी मैं जवाब दे रहा हूँ। दिनेश जी, हमारा सरकार यहाँ पे 10 साल से चल रहा है। 2011 में हम लोग यहाँ पे मतदान में चुन के आए थे, 2016 में दोबारा चुन के आए हैं और 2021 कुछ ही महीनों में शायद ये चुनाव होने जा रहे हैं। हमने यहाँ पे विकास और वृद्धि के लिए काम किया और जो कल्याणकारी योजना है वो सब हमने बनाया। लोकतंत्र में लोग ठीक करेंगे, क्योंकि कोई दल कुछ भी कह सकता है, मैं कुछ कह सकता हूँ, मेरे जो विपक्ष दल है वो भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन लोग हकीकत जानते हैं और लोग ऐसे बेबुनियाद आरोपों का जवाब लोग चलिए, आपने कहा कि लोग हकीकत जानते हैं, हकीकत किसको सूट कर रही है ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक अहम खबर, भारतीय जनता पार्टी नेता दिलीप घोष ने ममता को बिल्ली बताया है। खुद को टाइगर बताने पर ममता को मिला जवाब। ममता से पार्टी के सदस्य नहीं डरते, दिलीप घोष ने कहा। अपने को रॉयल बंगाल टाइगर मानती है, जो सच में टाइगर होता है वो बोलता कभी नहीं है। अब तो बिल्ली की हालत हो गई उनकी, अपने पार्टी के लोग भी नहीं डरते हैं, प्रशासन के अधिकारी भी उनसे नहीं घबराते हैं। हाँ, लेकिन बात सही है, अपने को रॉयल बंगाल टाइगर मानती है, जो सच में टाइगर होता है वो बोलता कभी नहीं है। अब तो बिल्ली की हालत हो गई उनकी, अपने पार्टी के लोग भी नहीं डरते हैं, प्रशासन के अधिकारी भी उनसे नहीं घबराते हैं। हाँ, लेकिन बात सही है। प्रेम शुक्ला जी, ये क्या भाषा हुई? पार्टी विद अ डिफरेंस की ये भाषा ठीक है? खुद को अगर कोई प्रेम शुक्ला जी, आप के यहाँ कुछ सिग्नल्स का इशू है, स्पष्ट आवाज और तस्वीर नहीं आ रही है। अब निजेश जी से इसका जवाब लेते हैं। ये भाषा ठीक है अपनी निजेश जी? टाइगर नहीं बिल्ली है? दिनेश जी बड़ी साफ सी बात है। टीएमसी से जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं और सच बोल रहे हैं कि वहां पर क्या हालत है, ये बात ऐसा नहीं होता। एक दो कभी निकले तो आप कहते हैं पोच कर लिया किसी को, सुन नहीं पाए सर, सवाल नहीं जिस मात्रा में टीएमसी नहीं, सवाल कुछ और जा रहे हैं वो पोचिंग नहीं है। वो इसका मतलब यह है कि टीएमसी पर ममता बनर्जी का सर, अगर किसी ने खुद को टाइगर बोला है तो उसको, और वो महिला है, सम्मानित महिला है, एक पॉलिटिकल पार्टी की मुखिया हैं और वहां सत्तारूढ़ पार्टी की प्रमुख हैं, सीएम हैं, उनके लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल ठीक है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे वो नड्डा गड्ढा चड्डा कहे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को, चाहे वो कहे प्रधानमंत्री को कान पकड़ करके मैं भी हिंदी सिखाती हूँ, चाहे वो कहे प्रधानमंत्री होगा किसी का मैं फोन नहीं उठाती, इसके बावजूद नहीं बोलना चाहिए, इसके बावजूद नहीं बोलना चाहिए। मैं कहता हूं कि इसके बावजूद नहीं बोलना चाहिए, इसके बावजूद कि वो कुछ भी कहे, किसी भी तरीके की गाली गलौज करे कि मैं पत्थर फेंकती हूँ, मैं पत्थर भेजती हूँ रसगुल्ले का, रसगुल्ला नहीं मैं पत्थर भेजती हूँ, चाहे कुछ कहे वो, मुझे लगता है कि नहीं कहना चाहिए। ये तो मुख्यमंत्री को शोभा देता है, गृह मंत्री को ना शोभा देता है। ये मुख्यमंत्री बोल सकता है। इस पे अलका जी कुछ जोड़ना चाह रही हैं, और वो क्योंकि हमारे इस पैनल में अकेली स्त्री हैं, जरा उनसे भी बात कर लें।
देखिए, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आपने सही का एक शब्द कि हमारी कितनी महिला मुख्यमंत्री, शायद वो अकेली देश की एक समय पर इकलौती मुख्यमंत्री है। अगर उन्हें शेर से बिल्ली कहेंगे ना, तो एक कहावत है, बचपन हम कहते थे, चूहा दौड़ बिल्ली आई। अब ये चूहे वाली हालत बंगाल में भाजपा की होने वाली, और इन्हें बिल में घुसा देंगे अगर इस नहीं अलका जी, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए ना। ये देखिए, किसी को गलत से आप गलत को सही नहीं कर सकते, इसीलिए अब नीतीश जी कह रहे हैं कि ऐसा करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने एक हवाला दिया कि आप खुद क्या नजीर सेट कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल टोन क्या सेट कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री के तौर पर जा रहे अमित शाह जी, या भाजपा के नेता के तौर पर? अगर गृह मंत्री, अरे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को क्या कहा था? नहीं, मैं ये कह रही हूँ, शुरुआत उस स्तर पे होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो जाएगी तो फिर इसको आप रोक नहीं पाएंगे। मैं यही कह रही हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ कि नजीर कौन पेश कर रहा है कि देखिए इस तरीके का होना चाहिए राजनीतिक आचरण। खैर, मैं ये एक अगली खबर बता दूं आपको, नरोत्तम मिश्रा ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। टाइगर अब आदमखोर हो गया है, कहा है नरोत्तम मिश्रा ने। बंगाल में 134 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बंगाल में इसीलिए परिवर्तन की अब लहर है, क्योंकि टाइगर आदमखोर हो गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।